बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डायरेक्टली मैं इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आ जाता हूँ। लेट नाइट उन्होंने जारी किया और अभी जो इमरान खान साहब का कल का स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मामले की इंटेंसिटी क्या है, किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया। ये कौम से इमरान खान साहब मुखातिब हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से। जो बातें वो अपने वकला से करते हैं, मिलने वालों से करते हैं, सहाफ़ियों से करते हैं, फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उन सारी चीज़ों को एक लाइन में लाया जाता है और फिर उसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज़ को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। किसानों, मजदूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकल कर अपने हक पर डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि ग़ुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और ग़ुलामी से निजात के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी होती है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोक दर जोक निकल कर तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मुल्क में जमहूरियत के हाथ पाँव बांध कर इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेर दी गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसीलिए है ताकि इन वाक़यात के मुतासरा अफराद और ख़ानदानों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ देने के लिए इखलाकी जुर्रत का होना अहम है। जहाँ इखलाकी क़ुव्वत मौजूद होगी वहाँ इंसाफ भी होगा। एक हकीकी लीडर में इखलाकी क़ुव्वत मौजूद होती है। जमहूरियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। मौजूदा हुकूमत इखलाकियात से बिल्कुल आरी है, क्योंकि उन्होंने अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर तारीख का सबसे बड़ा डाका मारकर अवाम को उनके नुमाइंदगान चुनने के हक से महरूम किया है। इस डाके की पर्दापोशी के लिए मुसलसल जाली और नामुकम्मल पार्लिमान के जरिए कानून साजी की जा रही है ताकि हक और सच सामने ना आए और इनके झूठे इक़्तिदार को तूल मिलता रहे। मुल्क में आईन की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। पीका जैसे कवानीन मंजूर किए गए हैं ताकि कोई इनकी फस्तायत के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जजेस पर दबाव डाला गया और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है। पुरअमन सियासी कारकुनान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये है जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। 2-3 पैगामात वो दे रहे हैं कि 8 फरवरी को तमाम लोग निकलें, यौम स्याह मनाएं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, ये पूरी दुनिया में होने जा रहा है। बरतानिया के कई शहरों में एहतजाज का ऐलान किया गया है। लंदन में एक बड़ा एहतजाज होगा 8 फरवरी को। उसके अलावा दीगर जगहों पे एहतजाज का ऐलान किया गया है, जैसा कि यूरोप के अंदर बहुत बड़े एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान है बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग, और अमेरिका के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज किया जाएगा। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आलमी सतह पे कम नहीं होंगी। उस वक्त जब यूरोपीय यूनियन की टीम पाकिस्तान में होकर गई है और उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। हुकूमत बहुत फ्रस्ट्रेशन का और परेशानी का शिकार है और एस्टेब्लिशमेंट भी डील करने के लिए डेस्परेट है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी है कि कोई डील बन जाए इमरान खान साहब के साथ और किसी किस्म की गारंटी एस्टेब्लिशमेंट को मिल जाए कि फलां 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 बंदे को और उसके ओहदे को इमरान खान साहब नहीं छेड़ेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों को जेलों में नहीं डालेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, या मामलात को उस नहज पर नहीं ले जाएंगे जहां पे मामलात हुकूमत के हाथ से निकल जाए। देखिए, जो पाकिस्तानी इमरान खान के बगैर इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, लाखों की तादाद में बाहर आ जाते हैं, यानी इमरान खान जेल में है और आज भी जब वो जेल से कॉल देते हैं तो इतना खौफ फैल जाता है कि ये हुकूमत सारे इलाके खुद ही बंद कर देती है, हर तरफ कंटेनर लगा देती है। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उन्हें पता है कि लाखों लोग उसकी कॉल पे निकलते हैं उसके बगैर, लीडरलेस।
یہاں پہ جتنے لیڈر باہر موجود ہیں یہ سارے رل کے جلسہ کر لیں اور عمران خان صاحب جیل سے کال دے دیں اور جلسہ گاہ کو صرف بھر دیں اور خود وہاں پہ آئیں بھی نہ، تو کوئی ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ کنٹینرز اس بات کا ثبوت ہیں، آنسو گیس اس بات کا ثبوت ہے، ظلم جبر فستائیت اور گھروں پر پڑنے والے چھاپے اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اب انہیں اس بات کا آئیڈیا کہ عمران خان کو چھوڑا تو وہ اپنی مقبولیت سے ایک تحریک بنائیں گے اور وہ تحریک ان ساروں کو بہا کر لے جائے گی۔ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھو میں اپنے معاملات تو معاف کر دیتا ہوں، میرے ساتھ جو کیا گیا، میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے، میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا گیا، جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو باقی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب نہ لیا تو یہ سوال بار بار کھڑے ہوتے رہیں گے، یہ ظلم پھر رکے گا نہیں، یہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا۔ اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ عمران خان اس دفعہ مانگ کیا رہا ہے۔ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے دو تین فیکٹرز ہوتے ہیں نا، دو تین چیزیں ہوتی ہیں پاسبلٹی جو وہ لیڈر مانگے گا۔ نارملی لیڈر ڈیل مانگتے ہیں کہ یار ہماری جان چھوڑے، ہمیں جیل سے نکالیں۔ جب لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو وہ حکومت، سیاست، یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ جیل سے نکل جائے۔ عمران خان کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں۔ دوسری پریورٹی ہوتی ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، میں ڈیل کر لوں کسی طرح مجھے حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ عمران خان نہ تو آزادی مانگ رہا ہے، نہ ڈیل مانگ رہا ہے، نہ حکومت مانگ رہا ہے۔ عمران خان ملک مانگ رہا ہے، اسے پاکستان کا قبضہ چاہیے واپس، کہ پاکستان کی عوام پاکستان کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ 4-6 بندے بیٹھ کے اتنے ذہین نہیں ہے کہ یہ بیٹھے اور بیٹھ کر پاکستان کا فیصلہ کر دیں، اور یہ اتنے کوئی شاطر اور اتنے تیز دماغ بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر دیں اور پاکستان چل پڑے۔ اگر بند کمروں کے فیصلوں سے پاکستان چلنا ہوتا نا تو اب تک چل گیا ہوتا۔ انڈیا کو پاگل تھوڑی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اداروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کیا یورپ پاگل ہے؟ کیا امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ انہوں نے آنے دیا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیت کر آیا؟ کیا وہ سارے پاگل ہیں؟ بھئی سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ عوام کا جو اجتماعی شعور ہے اس کا مقابلہ چند لوگوں کے دماغ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ یہاں پہ کس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان اب حکومت نہیں مانگ رہا، عمران خان اب ملک مانگ رہا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ ملک جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ لمبے عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، ملک کا قبضہ چھوڑتے نہیں ہے۔ عمران خان ملک کا قبضہ مانگ رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو سارا مسئلہ ہی سمجھ آ گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں لوگ ملتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے کی بنے گا، پوچھتے تھے بھائی کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اب لوگ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کون رسپانسبل اور یہ ملک یہاں تک کیوں پہنچا، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے جب تک آپ اداروں کو ان کی ڈومین میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ دیکھیں میں کوئی نفرت نہیں پھیلا رہا اس میں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ سارے ادارے ہمارے ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹیکس دے کر پالتے ہیں۔ سارے اداروں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر ملک کے اندر ادارے ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، ایجنسیاں ہوتی ہیں، سارے موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے، لیکن ان کا اپنا رول ہے، اس کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ اپنے رول کے اندر رہے، دیکھیں ان کو کتنی عزت ملے گی۔ لیکن جب وہ اپنے رول سے نکلتے ہیں، یہ بھی میں کروں گا، وہ بھی میں کروں گا، وہ بھی میں کروں گا، میں 1.5 سے آنا ہوں، تو وہ پھر نہیں ہوتا نا، کام بھی خراب ہو جاتا ہے، عزت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی تک یہ ساری چالاکی کیونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے خلاف دکھائی جاتی تھی تو پھنس جاتے تھے۔ عمران خان جو ہے وہ اس کی پسلی مختلف ہے، وہ آؤٹ آف دا سلیبس آ گیا، وہ نہیں پھنس رہا، وہ اس چکر میں نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے میں اندر ہوں تو اندر ہوں، میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر امریکہ سے آئی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو انہوں نے بنایا تھا گزشتہ سال، یعنی گزشتہ سال اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑا زبردست ہتھیار بنایا تھا، لیکن وہ ہتھیار استعمال نہیں ہوا ابھی تک۔ اور یہ جو ہتھیار ہے اس کو جو بائیڈن کے دور میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس ہتھیار کے معاملے میں، اور میری بات ہوئی کیونکہ مجھے خبروں کے اندر یہ ملا، میں 1-2 سورسز سے بات کر رہا تھا، پھر میں نے خبروں کے اندر دیکھا تو یہ ہتھیار پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا پلان ہے، ہم اس ہتھیار کو اب آزمانے لگے ہیں، اور یہ بڑا تگڑا ہتھیار ہے۔ امریکہ کے اندر جتنی محنت کی ہے اب تک حکومت نے، ساری کی ساری رڑ جائے گی۔ محسن نقوی وہاں پہ جتنا مرضی رہیں گے وہ محنت کام نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک فورینزک
तहकीकात हुई हैं, बाकायदा एक रिपोर्ट बनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या हुआ जब 9 मई हुआ ना पाकिस्तान में। तो 9 मई वाला जो बयानिया है ना हुकूमत का या एस्टेब्लिशमेंट का, वो पूरी तरह बढ़ने लगा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है, बार बार कहा हुआ है कि 9 मई हमने नहीं किया, लोगों को उकसा कर पहुंचाया गया उन जगहों पे, और वो ये कहते हैं कि खुद ही जलाओ घेराव करके फुटेज गायब कर दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगा के पार्टी को तोड़ दिया गया, पार्टी को फीती फीती कर दिया गया, हजारों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, खवातीन को गिरफ्तार कर दिया गया, इंसानी हकूक की पामालियों के लिए 9 मई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कहना है। अब पूरी एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है अमेरिका में और उन्होंने शवाहिद हासिल किए हैं सारे के सारे पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि 25 लोगों के इंटरव्यूज हैं जो बराह रास्त इसके अंदर मुलव्विस हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी फुटेज मौजूद है जो आपने आज तक नहीं देखी। इसमें कुछ ऐसी फुटेज भी है, जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी फुटेज भी है जो शायद आप आइंदा भी ना देखें, और कुछ ऐसे लोगों ने दी जिन्होंने उसको गायब किया था फुटेज को, और वो वहां पहुंच गई इस शर्त के ऊपर कि आप इसको अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए जरूर देखें, लेकिन आप इसको कभी पब्लिक नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब मामला ये है कि पूरा का पूरा फॉरेंसिक हुआ है और एक इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव फर्म हायर की गई थी अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से। इसमें FBI का एक फॉर्मर डायरेक्टर जो है उससे ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी। मैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये वो डायरेक्टर है जिसने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कू का, वहां पे उन्होंने तहकीकात में इसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी। तो ये टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इन्होंने पूरी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। अब वो जो बाइडन के टाइम पे तो काम आनी नहीं थी, अब इनकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये सामने रखी जाएगी स्टेट डिपार्टमेंट के, और इसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा आलमी मीडिया के अंदर और आलमी इदारों के अंदर। इनमें फुटेज भी है, कुछ फैमिलीज के इंटरव्यूज भी हैं, कुछ विक्टिम्स के इंटरव्यूज भी हैं बराह रास्त, और कई ऐसी वीडियोज हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास है। तो ये नाजरीन एक बड़ी खबर है और ये एक नया हथियार है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे दिमाग में ये चल रहा है, इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमारी एक मीटिंग होगी, हम आपस में इसके ऊपर मुशावरत करेंगे, फिर हम आपको बता पाएंगे कि हमने क्या करना है और कब करना है। आलिया हमजा साहिबा तैयारियां कर रही हैं लाहौर में जलसे के लिए। लाहौर की इंतजामिया इजाजत ही नहीं दे रही जलसे की। यानी एक तरफ ये कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत है, साथ में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सबको हुकूक हासिल है। मरियम नवाज रोजाना किसी ना किसी तंबू के अंदर चली जाती हैं, जाके वहां चंद अपने कारकुन बिठा के, चंद स्टूडेंट बिठा के, माहौल सा बना के सरकारी अफसरों का, तो वहां एक जमगट्टा सा लगा के तो कार्रवाई डाल के निकल जाती है। अब वो जो कार्रवाई है वो टिकटॉकर्स किस्म की कार्रवाई है, वो कार्रवाई वहां डालते हैं और निकल जाती है। मकबूलियत तो है नहीं इनके पास, पब्लिक में ये जा नहीं सकते, जब जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। उधर आलिया हमजा जो है वो अंदरून शहर में घूम रही है, जहां पे उन्होंने हमजा शहबाज को इबरतनाक शिकस्त दी थी, लेकिन जाली फार्म 47 के ऊपर हमजा शहबाज को MNA बना दिया गया। अब आलिया हमजा साहबा ने यह शिकस्त याद रखिएगा जेल से बैठकर दी थी और उनकी बेटी ने और दीगर कारकुनों ने वहां पे कंपेन की थी। अब आप इस बात पे आए कि आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार करने के लिए 20-25 पुलिस वाले पहुंच गए, 3-4 डाले शाले लेके वो आ गए गिरफ्तार करना है। तो वहां पे कारकुन इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। फिर पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आलिया हमजा डट गई, उन्होंने कहा जी मैं यहां से जाऊंगी नहीं जब तक पुलिस नहीं जाएगी, मैं अपने किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। तो ये 1 साल के करीब जेल काट कर आने वाली खातून का हौसला है, और वो ये कह रही है कि मुझे फिर पकड़ना है पकड़ लो, मैं अपने कारकुनों को अंदर नहीं होने दूंगी। ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के डायनेमिक्स है ना वो बदल रहे हैं। अब कारकुन की अहमियत बहुत बढ़ती चली जा रही है, कारकुनों में शऊर भी बढ़ता चला जा रहा है, और कारकुन अपनी ताकत भी पहचान रहे हैं, और पुलिस का डर खत्म हो रहा है। गोलियां तक तो चला दी आपने लोगों के ऊपर, तो फिर लोगों को उस तरह खौफ नहीं रहता जैसे लोग पहले खौफजदा हो जाते थे। पुलिस का जो खौफ है वही इन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन एक और बहुत जो बड़ी खबर है वो ये है कि 3 जजेस पहुंचा दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जज की खबर आ रही थी, हुकूमत ने 3 जजेस पहुंचा दिए। इनमें से जस्टिस सरफराज डोगर साहब को पहुंचाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादम हुसैन सोबरू साहब को पहुंचाया गया, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान से पहुंचाया गया। अब ये 3 जजेस, यानी इस्लामाबाद बार के अंदर कोई ऐसे वकला ही नहीं थे, या वहां कोई ऐसे जज ही नहीं थे जिनको आप हाई कोर्ट का जज बना लेते।
जान बूझकर बाहर से लेकर आएंगे, सीनियर बंदा लेकर जाएंगे, इनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे और इम्कान वही है कि शायद जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाए। अब जनाब वहां पे अपने 5 जजेस इकट्ठे कर लिए हुकूमत ने। पहले वाले 7 जजेस हैं वो पहले भी खत लिख चुके हैं, 6 जजेस, और उनके मामला आप पहले से जानते हैं। इसमें आपको मैं एक बड़ी अजीब चीज बताता हूं, दो अजीब चीजें बताता हूं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट से जो जज लाए गए हैं ना, सरफराज डोगर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे मुबैना तौर पे, इनकी जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, जो फैसले इन्होंने दे रखे हैं, उनकी तादाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 59 है, 59। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था एक्चुअली, अगर 26वीं आईनी तरमीम में ये अदलिया के ऊपर कंट्रोल हासिल ना करते, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनकी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 161 है। यानी 102 जजमेंट ज्यादा दी हुई है, दुगनी से ज्यादा जजमेंट दी हुई है उन्होंने। तजुर्बा उनका इतना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन्हें 17 जनवरी को, यानी आप ये समझें कि चंद दिन पहले, यानी आज जो ये वीलॉग सुन रहे हैं 2 फरवरी है, तो यानी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस बात को। 17 जनवरी को इन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज लगाया गया और 20 जनवरी को इन्होंने हलफ उठाया, यानी आज से 12-13 दिन पहले इन्होंने हलफ उठाया और 1 फरवरी को लाकर इनको इस्लामाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। अंदाजा करें आप, यानी एक बंदा नया जज लगाया, उसको अपनी अदालत में काम ही नहीं करने दिया गया, उसी को ट्रांसफर करके लेकर आ गए इस्लामाबाद में। यानी इस्लामाबाद में कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं था जिसको इस ओहदे के ऊपर लगाया जाता। अब इस मामले के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है इस्लामाबाद बार में, और दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के बाद इस्लामाबाद बार कौंसिल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। आज के दिन 11 बजे हंगामी जर्नल हाउस सेशन तलब कर दिया गया है और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार भी शरीक होंगे और आइंदा के लायामल का ऐलान होगा। वैसे वकीलों ने रोले तो बहुत डाले, काम शाम कोई नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम आई तो वकला ने कहा हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के पास होगी। फिर उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस हैं, अगर इनका रास्ता रोका गया तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा, वो भी रोक दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के आएंगे, वो भी लग गए बगैर लाशों के ही। सुप्रीम कोर्ट को अगर तकसीम करना है तो हमारी लाशों से गुजरो, वो तकसीम भी कर दिया। और बेशुमार ऐसी चीज़ें की गई। अब दोबारा ऐसे स्टेटमेंट आपको आएंगे, आप सुनेंगे वकला के मुंह से, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि वकला की तहरीक चल नहीं रही, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वकला की तहरीक तब चलेगी जब नौजवान वकला अपने हाथ में मामलात को लेंगे और वो तहरीक चलाएंगे। जो पुरानी की आदत है, उनको बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं तहरीक चलाने के लिए, तो नॉर्मली फंड ऐसे अवेलेबल नहीं है। वकला की तहरीक या तो तब चलती है या एस्टेब्लिशमेंट पीछे से इशारा कर दे या फंड्स बहुत ज़्यादा मिल जाए, मैंने तो यही देखा है। और अगर इन चीज़ों के बगैर चलनी होती तो अब तक चल जाती, क्योंकि अदलिया में जितने हमले अब हुए कभी नहीं हुए। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब के बारे में एक अजीबोगरीब खबर आपको मैं बताता हूँ। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा ये दर्ज किया गया पाकिस्तान में कि लंदन में बैठ के जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान में जेल तोड़ने का हुक्म दिया है अपने लोगों को, और कोई 10 के करीब दफात लगा दी गई उस मुकदमे के अंदर। यानी मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में मुकदमा कर दिया एक बंदा, वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान में हुक्म दे रहा है जेल तोड़ दो। इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता भी, जाके लंदन में मुकदमा करो अगर तुम सच्चे हो तो। यानी अगर ये सच्चे हो तो वहां पे तो इंसाफ बड़ी जल्दी होता है। अगर हुक्म दिया है, आपके पास कोई सबूत है, तो लंदन में जाके मुकदमा कर दे, वहां पे आप केस जीत जाए। लेकिन क्योंकि ये जाली फार्म 47 वालों की हुकूमत है, तो इनकी FIR है या इनके मुकदमे भी जाली हैं और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। नादरीन, जो लोग इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते थे, वो जिन लोगों को लेकर आए, वो जिन्हें लाए, वो लोग अब अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि इमरान खान माइनस नहीं होता। यानी पहले ये लोग कहते थे ना इमरान खान को माइनस कर देंगे, उसके नाम पे क्रॉस लग गया है, इमरान खान जो है वो अब कभी भी नहीं आएगा वापस। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब, जिन लोगों को लाया गया, वो राणा सनाउल्लाह साहब उन्हीं में से एक है ना। वो कहते हैं इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो सकेंगे, ऐसे सियासतदान माइनस होते ही नहीं। ऐसे होते तो भुट्टो भी हो जाता, नवाज शरीफ भी हो जाता। तो इमरान खान तो उनसे बहुत सख्त साबित हो रहे हैं। खासतौर पर नवाज शरीफ के हवाले से अगर आप मुकाबला करें तो नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान साहब बहुत सख्त साबित हो रहे हैं।
नाज़रीन एक और आपको अजीबोगरीब खबर सुनाता हूं कि सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने के बाद यानी इन्होंने कहा जी पीएचडी वाला बंदा ही नहीं चाहिए, लगाओ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में। इन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स को भी उठा के लगाओ, अगर कोई पिछला ऐसा बैकग्राउंड नहीं है दरसो तदरीस का फिर भी उठा के लगाओ। तो सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने के बाद उनका वजीर धमकी क्या दे रहा है, जरा धमकी सुन लें आप, यहां वीलो खत्म करूंगा मैं। वो कहते हैं सिंध के क्रिकेटर्स को मेरिट की बुनियाद पर हक ना मिला तो अपना क्रिकेट बोर्ड अलग बना देंगे। यानी हर चीज के अंदर इन्होंने सियासत करनी होती है। कहते हैं जी सिंध के क्रिकेटर सिर्फ डग आउट में बैठे रहते हैं, यानी बाकी प्लेयर्स को खिलाया जाता है। भाई ये तो टैलेंट की बात है, जो अच्छा खेलेगा वो आगे आएगा। नग तो पूरे नहीं कर देना, एक सिंध से ले लो, एक पंजाब से ले लो, मे भी सारे के सारे प्लेयर सिंध से आ जाए, अगर अच्छा खेलने वाले प्लेयर वहां से निकल आए तो। ये तो डिपेंड करता है टैलेंट के ऊपर। बहरहाल हर चीज के अंदर इन्होंने अपना कोई ना कोई लुच तुलना होता है, और मेरिट की कैसी धज्जियां ये उड़ाते हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।